मैं ममता जैन, व्याख्याता अर्थशास्त्र। बच्चों, आज से हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के संपूर्ण पाठों के वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रथम पाठ अर्थशास्त्र का परिचय का वीडियो देखेंगे। बच्चों, इस वीडियो के प्रथम भाग के अंदर आज हम 4 चीज़ें देखेंगे। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाएं, इसकी प्रकृति, अर्थशास्त्र की मान्यताएं और अर्थशास्त्र की शाखाएं। अगले वीडियो के अंदर अपन उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इससे संबंधित जितने भी नोट्स हैं उसके फोटो इस वीडियो के बाद मैं आपको सेंड कर रही हूँ, जिससे आपको नोट्स बनाने में भी आसानी रहेगी। बच्चों, सबसे पहले हमको ये देखना है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। नाम से ही अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थात वह शास्त्र जिसमें हम धन संबंधी अर्थात आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र ऐसा माना जाता है कि अर्थशास्त्र एक नई अवधारणा है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अर्थशास्त्र सदियों से चला आ रहा है। पहले लोग पशुपालन, कृषि आदि कार्य करते थे और उसमें धन का लेन देन होता था। धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हुई, फैक्ट्रियाँ, कंपनियां बनने लगी और अर्थशास्त्र का विस्तृत रूप बनने लगा। फिर धीरे धीरे सिद्धांत और नियम भी बनने लगे। तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें हम धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अर्थशास्त्र की समय समय पर कई सारे अर्थशास्त्री आए और उन्होंने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी। सबसे पहले जो आए वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है, अर्थात उन्होंने अर्थशास्त्र में केवल धन संबंधी क्रियाओं को सम्मिलित किया। लेकिन आगे जाकर पता चला कि केवल अर्थशास्त्र धन का विज्ञान ही नहीं है। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल आए। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र मात्र धन का विज्ञान नहीं है, अर्थशास्त्र का अर्थ है मानव कल्याण। तो सबसे पहले एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। इसके बाद आए लियोनिल रोबिन्स। लियोनिल रोबिन्स ने कहा कि सीमितता प्रधान। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र अर्थात वह शास्त्र जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि मानव की आवश्यकताएं तो असीमित है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो साधन है वो बहुत सीमित है। तो रोबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र सीमितता प्रधान शास्त्र है, अर्थात इस शास्त्र के अंदर हम ये देखेंगे कि मानव की असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन बहुत सीमित है। उसके बाद आए पॉल ए सैमुएल्सन, जिन्होंने अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा दी। उनके अनुसार जो अर्थशास्त्र है वो विकास यानी मानव विकास, समाज का विकास, उससे संबंधित जो अध्ययन होता है वो हम अर्थशास्त्र में करते हैं। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने आवश्यकता विहीन परिभाषा दी। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार मानव को आवश्यकता विहीन माना है, अर्थात उसकी आवश्यकताएं कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भी बिल्कुल सत्य नहीं है। तो समय समय के ऊपर हमने अर्थशास्त्र की 5 परिभाषाएं देखी: धन प्रधान, कल्याण प्रधान, सीमितता प्रधान, विकास संबंधी और आवश्यकता विहीन। तो ये तो हो गया अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और उसकी परिभाषाएं। अब हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। बच्चों, अर्थशास्त्र को कला और विज्ञान क्या माने? क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? हाँ, तो अर्थशास्त्र विज्ञान भी है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में कई तरह के सिद्धांत, मान्यताएं, नियम है। जिस तरह विज्ञान के अंदर कई सारे नियम होते हैं जिनको हम प्रयोगशाला के अंदर प्रमाणित करते हैं, इसी प्रकार अर्थशास्त्र में कई तरह के नियम है जिसे हम समाज रूपी प्रयोगशाला के अंदर उनको देखते हैं। इस दृष्टि से अर्थशास्त्र विज्ञान है। अगला हम देखते हैं क्या अर्थशास्त्र कला है? तो जी हाँ, अर्थशास्त्र कला भी है। क्यों? कि कला का क्या अर्थ होता है? कला मतलब एक टेक्निक, वह सर्वोत्तम तरीका जिसके द्वारा हम किसी समस्या का समाधान या किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सके, उसे हम कला कहते हैं। तो अर्थशास्त्र भी एक कला है। तो संक्षेप में यह कहेंगे कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। अर्थशास्त्र को केवल विज्ञान मानना भी गलत होगा और केवल कला मानना भी गलत होगा, जबकि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला का मिला जुला रूप है। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की मान्यता। देखिए, कोई भी नियम होता है तभी सही रूप से लागू होता है जब इसकी कोई मान्यताएं होती है, चाहे विज्ञान के नियम हो चाहे अर्थशास्त्र के नियम हो। तो अर्थशास्त्र की जो मान्यता है उसके अंदर हम ये मानते हैं कि हम ये नियम तभी लागू होंगे जब ये मान्यताओं को माने। तो पहली मान्यता है कि अन्य बातें समान है। अन्य बातें समान रहने से मतलब ये है कि जब भी कि हम किसी नियम की बात करते हैं तो नियम के वक्त ये माना जाता है कि
सब चीज़ें कांस्टेंट होगी, अर्थात उपभोक्ता की रुचि, फैशन, भविष्य की जो कीमत बढ़ने की या कम होने की संभावना है वो सब स्थिर रहेगी, ऐसा मान करके नियम बनाते हैं। तो पहली बात है कि अन्य बातें समान रहें और मानव को आर्थिक मानव माना है। यहाँ पर हम मानव की कल्पना सिर्फ एक ऐसे आर्थिक मानव के रूप में करते हैं। तीसरी बात है आर्थिक इकाई की विवेकशीलता है और जो अर्थशास्त्र है उसका जीव विज्ञान और भूगोल से भी और अन्य विज्ञानों से भी संबंध स्थापित किया जाता है। और एक जो बात ये बताइए कि सामाजिक, राजनीतिक और भौतिक संसाधन को भी स्थिर माना है। इस तरह से हम ये अर्थशास्त्र की मान्यताएं हो गई। अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं कि अर्थशास्त्र की शाखाएं। बच्चों, अर्थशास्त्र को दो मुख्य शाखाओं में बांटा है। नंबर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तुम्हारी बुक का नाम भी यही है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को दो बड़े भागों में बांटा है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि लैटिन भाषा के माइक्रो शब्द से लिया गया, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा या सूक्ष्म। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। जबकि समष्टि का अर्थ होता है समूह। जब कई सारे व्यक्तिगत इकाइयों के समूह की बात करते हैं, अर्थात संपूर्ण देश की बात करते हैं, तो इसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो 1 बाय 1 हम एक लेंगे। सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अगला नाम है कीमत सिद्धांत, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि कीमत के बढ़ने और कम होने पर ही मांग और पूर्ति प्रभावित होती है। तो हमारा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंदर हम व्यक्तिगत इकाई, एक फर्म, एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और आर्थिक कल्याण, ये 5 चीजों का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अर्थात एक उपभोक्ता क्या उपभोग करता है, उसके लिए क्या उत्पादन किया जाता है, आय का वितरण किस तरह से होता है और उसका आर्थिक कल्याण किस तरह से होता है, ये सारा अध्ययन हम करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। समष्टि का अर्थ संपूर्ण, जब कई सारी व्यक्तिगत इकाइयों का समूह बनता है तो इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और इसके अंदर हम राष्ट्रीय आय, रोजगार और इसका मापन संबंधी चीजों का अध्ययन करेंगे। अगला हम लेंगे, इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर का अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको विस्तृत रूप में बता देना चाहूंगी, क्योंकि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर 3 से 4 नंबर का इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले मैंने इसको एक अच्छा सा चार्ट बनाया है, जिसकी फोटो भी मैं आपको भेजूंगी। हो सकता है इस वीडियो में आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो जो मैं फोटो भेजूंगी उसके द्वारा आप आसानी से इसके नोट्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको कर दिया है, अंतर का आधार लिख दिया है व्यष्टि अर्थशास्त्र और इधर लिख दिया समष्टि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे अध्ययन की इकाई। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण देश का अध्ययन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, मान्यता। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई होती है, सरकार का कोई दबाव नहीं होता है, जबकि समष्टि के अंदर उत्पादन के साधनों का वर्तमान वितरण पहले से ही निश्चित होता है और उसके ऊपर सरकार का दबाव होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है संसाधनों का अधिकतम वितरण, जबकि इसके समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पूर्ण रोजगार की बात हम करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंशिक संतुलन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य संतुलन होता है। बात करते हैं हम उपकरण की, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकरण कीमत है। कीमत पे ही सारी बातें चलती है, मांग, पूर्ति, उपभोग, उत्पादन, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन प्राइस। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी लर्न अबाउट राष्ट्रीय आय। ओके, देन नेक्स्ट इज विरोधाभास। विरोधाभास क्या है इसके अंदर, कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके लिए बचत लाभकारी माना है। एक व्यक्ति के लिए बचत लाभकारी होगी, आप खुद भी समझ सकते हो, जितनी ज़्यादा बचत होगी उतना ही हमें फायदा है। लेकिन यदि हम पूरे देश की बात करें तो वहाँ पर देश का वही अर्थशास्त्र, वही लोकतंत्र, सफल लोकतंत्र है जहाँ पर बचत, जैसे अभी आगे हम बजट के बारे में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो बचत का जो बजट होता है वो कभी भी लोक कल्याणकारी नहीं होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में बचत अलाभकारी है। बात करते हैं परिवर्तन की, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि की स्थिरता में चलता है, जबकि व्यष्टि में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है कौन, समष्टि अर्थशास्त्र। और अध्ययन की स्थिति देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थव्यवस्था में तब अध्ययन किया जाता है जब अर्थव्यवस्था में संतुलन हो,
जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, आज के हमारे इस प्रथम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रथम पाठ का प्रथम भाग हमने देखा, जिसके अंदर अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, प्रकृति, मान्यताएं, अर्थशास्त्र की शाखाएं के बारे में अध्ययन किया। इसके फोटो अभी मैं जस्ट इसके वीडियो के साथ ही आपको दे रही हूँ, तो आपको नोट्स बनाने में सुविधा रहेगी। इसको अच्छे से वीडियो को देखिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी मैं आपके अपलोड कर रही हूँ मेरे चैनल पर, जिसके अंदर हम उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।